जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए फटाफट आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सीडीपी पेडागोजी की ये तो एक है, ये ठीक है, सही। चलिए सीडीपी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है कि लास्ट क्लास में देखा था, ये एक्चुअली हमने जो कि सोशलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, और ये एक्चुअली दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है, और सेकंड पार्ट में थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर है। चूँकि हुआ था कि जब ये चल रहा था तो सडनली लाइट कट गई, तो इसकी वजह से दो पार्ट में हो गया, नहीं तो सिंगल पार्ट में ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी किसकी है? लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी को डिटेल में समझेंगे। अब ये है क्या चीज़? ठीक है, सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो जेंडर, जो लैंगिकता की अगर हम बात करते हैं, लैंगिकता, है ना, लैंगिकता की बात करते हैं, ये जो जेंडर है, जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर सामान्य तौर पे लोगों को लगता है कि ये हमारे बायोलॉजिकल जो है कि कुछ फीचर है ना। जबकि बायोलॉजिकल फीचर नहीं है, वो हम सेक्स की बात करते हैं कि किस सेक्स से हो, आप मेल हो या फीमेल हो, बाइसेक्चुअली आपका फीचर क्या है ना। तो वो आ जाता है आपका मेल एंड फीमेल में आ जाता है। तो सेक्स और जेंडर दोनों डिफरेंट चीज़ें। जो सेक्स है एक्चुअली ये बायोलॉजिकल टर्म है, जबकि जेंडर बात करें तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, और इसी के आधार पर सारी चीज़ें होती है ना। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। कभी इंटरव्यू वगैरह में कहीं आपसे पूछ लिया जाए, या अगर सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैविक बनावट, जो स्त्री पुरुष का जो विभेद है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। तो क्या है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां हैं, जो इनके जो है कि कुछ कैरेक्टर्स, जो फीचर्स, जो विशेषताएं समाज के जो लोग हैं उन्होंने जो एक अवधारणा बना ली है कि स्त्री ऐसी ही होती है, पुरुष ऐसा ही होता है, वो धारणाएं हैं जिस आधार पर लैंगिकता का निर्धारण किया जाता है। ये चीजें हो जाती है, ये क्या है? छवि और स्वीकृत सामाजिक मान्यता है। क्या है? स्वीकृत सामाजिक मान्यता है। जैसे एक डायलॉग मारा जाता है फेमस, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। क्यों? बच्चा, देखिए बच्चा क्या होता है? छोटा होता है। बच्चा छोटा होता है, खेलता है, कूदता है, भागता है, सडनली वो गिर गया, चोट लग गई घुटने में, वो बेचारा रोना चाहता है, और जैसे ही मुंह बनाया रोने के लिए, बड़ों ने कहा चुप पागल नहीं है, तू बहादुर बच्चा है, तू तो लड़का है, क्या लड़कियों की तरह मुंह बना के रोना शुरू हो गया, है ना। मुंह बना के लड़कियों की तरह क्या हो गया? रोना शुरू हो गया। तो ये अवधारणा कहाँ से निकल के आती है? तो ये आपकी रूढ़ छवियां हैं, जिसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। आगे चल के इसको डिटेल में देखा जाएगा। सामान्य तौर पे ये बहुत बार क्या होता है कि यहाँ तक कि चाल चलन भी जो है ना, महिलाओं का और पुरुषों का भी चाल चलन भी निर्धारित है कि महिला ऐसी ही चलती है, महिला ऐसे ही बैठती है, महिला ऐसे ही बोलती है, महिला ऐसे ही रिएक्ट करती है। तो महिलाओं की तो बुद्धि ही कम होती है, लड़कियों की तो क्या होती है? बुद्धि ही कम होती है। तो ये एक रूढ़ छवि है ना।
और पुरुषों में क्या, पुरुष ताकतवर होता है, पुरुष कभी रोता नहीं है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। इस तरह की कुछ जो धारणाएं हैं, यही जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो अवधारणाएं हैं पहले से चली आ रही पूर्वाग्रह हैं, इन्हीं के बेस पे जेंडर को डिफाइन किया जाता है, मेन एंड फीमेल। हालांकि रंगों तक की बात, आगे चल के हम देखेंगे कि रंगों तक की बात, सामान्य तौर पे लोग कह देते हैं पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट होता है, लड़कों का पता नहीं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो बातें की जाती है, ठीक है। सामान्य तौर पे जो है कि महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, जैसे भोजन पकाना, साफ सफाई करना, घर की देख रेख करना, है ना, और कपड़े धोना, ये खाना बनाना, जबकि बाहर पुरुष जो है कि बाहर का काम करता है। ये सामान्य तौर पे जो है कि क्या है, अवधारणाएं हैं जो जेंडर के, हालांकि इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझेंगे, है ना। लिंग का आधार श्रम विभाजन है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत है, ये ब्लू करना चाहिए था, नेक्स्ट हो रखा है ना। चलिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि लिंग का आधार क्या है, श्रम विभाजन है। यहाँ पे जैसे महिला को दिखाया गया है, महिला क्या जो है कि नर्स का भी काम कर रही है, केयर का भी काम कर रही है, देख रेख का भी काम कर रही है, बच्चे के पालन पोषण का भी कार्य कर रही है, खाना भी बना रही है, पानी भी लेके आ रही है, खाना बनाने के लिए लकड़ी भी लेके आ रही है। तो ये सारे महिला को क्या है, घर का काम करते हुए दिखाया गया है। अब ये धारणा आती कहाँ से है, ये धारणा बनती कैसे है? सामान्य तौर पे देखा जाए तो इस धारणा को बनना एक तरीके से कहिए कि कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है, या आप कह लीजिए कि एक जो बायोलॉजिकल फीचर है फीमेल्स के अंदर, कि वही नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ दे सकती हैं। यानी कि बच्चे को जन्म देने का जो स्पेशल फीचर है वो सिर्फ महिलाओं के कारण पास है। इसी कारण से में भी जो है कि ऐसा होता है, इसी कारण से में भी ऐसा होता है कि उनकी धारणा ऐसी बन गई कि वो घर में रहें, घर की देखरेख करें और बच्चे पैदा करें, उनका पालन पोषण करें, उनको जो है कि देख रेख करें, पढ़ाई लिखाई, घर का काम ओवरऑल संभालें। अब समस्या क्या है, ये एक्चुअली धारणा निकलती कहाँ से? सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्राचीन काल में जो है कि पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हम गुफाओं में रहते थे, घर हमारे पास होते नहीं थे, जंगलों में रहते थे, आदिवासी ग्रुप के फॉर्म में, ट्राइबल्स के फॉर्म में हम रहते थे। अब इस कंडीशन में होता क्या था, यही जो बायोलॉजिकल फीचर है फीमेल का, चाइल्ड बर्थ का। अब मान लीजिए कि 50 लोगों का ग्रुप है ना, 50 लोगों के ग्रुप में मान लीजिए 30 लोग महिलाएं हैं और 30 जो है कि पुरुष हैं, और उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि मान लीजिए 30 जो है कि बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे सब ये सब हैं, और 20 जो है कि युवा हैं जो शिकार पे जाएंगे, है ना। उसमें से मान लीजिए 30 में से 5 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो 5 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो अब शिकार करने जा नहीं सकती हैं, डर बडर वन में भटक नहीं सकती हैं। अब नहीं भटक सकती हैं तो उनको एक सिक्योर प्लेस चाहिए, सिक्योर प्लेस चाहिए। तो 5 अगर प्रेग्नेंट है तो उनको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता कि बस 5 को छोड़ दो बाकी सब लोग चलेंगे साथ में, नहीं। उनको देख रेख के लिए क्या, अब वहाँ पे और महिलाएं भी रुक जाएंगी, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ बुजुर्ग होंगे जो जानकार होंगे वो भी रुक जाएंगे, साथ ही साथ कुछ युवा पुरुषों को भी वहाँ रोका जाएगा कि हो सकता है जंगली आक्रमण, जंगली जो है कि जानवर क्या हुए, आक्रमण कर दिए तो इनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, रख रखाव कैसे होगा। तो कुछ उसमें महिलाएं ताकतवर थी वो भी प्रोटेक्शन करेंगे, कुछ पुरुष होंगे वो भी जो है कि प्रोटेक्शन का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये जो बायोलॉजिकल एक फीचर है महिलाओं को एक निश्चित जगह पे रोक देता है। अब जिसके वजह से यह धारणा धीरे धीरे ग्रो करती है, और ये धीरे धीरे ग्रो करते एक पूर्वाग्रह का, स्टीरियोटाइप का जो है कि एक संरचना बन जाती है, जिसमें सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि महिलाएं घर और घर से रिलेटेड काम ही करेंगी तो वो ज़्यादा बेटर है, जबकि जो पुरुष है वो क्या करेगा, घर के बाहर का काम करेगा, ऑफिस का काम करेगा, ट्रक चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा, है ना, गाड़ियां चलाएगा, एरोप्लेन चलाएगा, ट्रेन चलाएगा, ये सारा काम जो है कौन करेगा, पुरुष करेगा। इस तरीके की एक संरचना हमें निकल के आती है। या तो महिला खुद जो है कि घर का काम कर ले या नौकरों से करा दे, ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हम एक्चुअली
अभी हमने जेंडर के बारे में देखा, उसके पूर्वाग्रह के बारे में देखा, और ये जो वर्क डिवीजन है इसका बेस क्या है, कैसे बना, ये सारी बातें हमने देखा। अब इसमें आगे चल के देखते हैं। तो विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान करने के लिए, अब देखिए क्या हुआ। सामान्य तौर पे महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, तो हम अपने देश की अगर बात करते हैं तो वैदिक काल में देखते हैं, वैदिक काल में देखते हैं, तो वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है कि महिला पुरुष समान थे, उनमें कोई भेद नहीं था। कर्मकांडीय पाठ में दोनों साथ में बैठते थे। सभा समिति विदत और गण ये संस्थाएं होती थी, उसमें महिलाएं जो है कि पाठ जो है कि करती थी, साथ में करती। ये उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जो है कि विभेद और बढ़ता चला गया। महिलाओं से शिक्षा का अधिकार ले लिया गया, महिलाओं से अपने मन माफिक वर चुनने का अधिकार छीन लिया गया, उनको चार दीवारी में कैद कर दिया गया, उनको सिर्फ एक भोग्या की वस्तु जो है कि, या कह लीजिए कि यूज करने वाली वस्तु बना के घर में रख दिया गया, उसका उपयोग किया जाने लगा। और तब से ये धारणा लगातार जो है कि चलती आ रही है। हालांकि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था हमारे देश में, तो स्वतंत्रता आंदोलन चलने में जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, साथ ही साथ महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना होती है। वो भी जो है कि बड़े लेवल पे जो है कि क्या करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं, वो भी अपनी अधिकारों की मांग करते हैं, वो भी अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करते हैं, वो भी वोटिंग राइट की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है कि करते हैं। हालांकि जब ये आंदोलन चला तो महिलाओं ने हालांकि देखेंगे महिलाओं की भूमिका बहुत बड़े लेवल पर है। खैर उस साइड हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ जो है कि थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज़ें हमें बस जानना है, बेसिक चीज़ें। तो महिलाएं क्या करती हैं, बड़ी लेवल पे आंदोलन करती हैं। आंदोलन में महिलाएं राजनीतिक और वैधानिक दर्जे में ऊंचा उठने का जो है कि मांग करती हैं। मुख्य रूप से जो है कि वोटिंग राइट हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी समानता का अधिकार हमारे पास। स्त्री पुरुष तब आता है कि स्त्री पुरुष में बिल्कुल कोई भेद नहीं होना चाहिए, हम स्त्री और पुरुष एक समान होने चाहिए, हमारे अंदर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। ये सामान्य तौर पे यहाँ से बातें जो है कि निकल के आने लगती है कि शिक्षा का अवसर हमें समान मिलना चाहिए, रोजगार का अवसर हमें समान मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का अवसर हमें समान मिलना चाहिए, है ना। बाहर के जो घर से बाहर की जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो भी हमें मिलने चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आती है। तो जब स्वतंत्रता मिलती है, तो जब संविधान सभा बैठती है, तो संविधान सभा में एक चीज याद रखिएगा कि सारे मुद्दों पर मतभेद थे और खूब जम के बहस हुई, खूब जम के बहस होती है। बट एक ही ऐसा मुद्दा था, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है। एक ही ऐसा मुद्दा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मुद्दा, जिस पे कोई इफ एंड बट नहीं था, कोई बहस नहीं हुई। सबने सर्वसम्मति से कहा कि भाई देखो ये समानता की बात है, महिलाओं ने भी वही भूमिका निभाई है जो पुरुषों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में निभाई है। और वहां पे बड़े लेवल पे महिलाओं को बिना किसी डिबेट के वोटिंग राइट दे दिया जाता है। यानी कि उनका एक जो पॉलिटिकल राइट है, जो उनकी डिमांड थी राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने की बात, वो वहां पे मान ली जाती, एक्सेप्ट कर ली जाती। हालांकि यहां तक कि आप जो देखेंगे आगे चल के, इसी स्लाइड में हम आगे देखेंगे, देखिए आंदोलन में महिलाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बराबरी की बात की गई। आंदोलन इस आंदोलन को क्या बोलते हैं, नारीवादी आंदोलन बोलते हैं, है ना। इसी स्लाइड में आगे चल के हम देखेंगे, जैसे ये देखिए आ गया, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया, जो वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका होगा, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ तक कि ब्रिटेन हो गया, है ना। ये बड़े बड़े जो देश हैं जो फेमिनिस्ट कंट्री अपने आप को बताते हैं और बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनते हैं, और इनके यहाँ माना जाता है कि हमारे यहाँ महिला और पुरुष में बिल्कुल अंतर नहीं है।
जो बड़े बढ़ चढ़ के जो है कि महिला हितैषी बातें करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को वोटिंग राइट ही नहीं दिया गया स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग में वोटिंग राइट दिया भी गया तो कुछ चुनिंदा महिलाओं को दिया गया, बाद में जो है कि किसी और को दिया गया, कहीं जो है कि प्रॉपर्टी के बेस पे जो है कि क्लेम किया गया, कहीं जो है कि कलर के बेस पे जो है कि वोटिंग राइट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये तमाम सारे विभेद देखने को मिलता है। देखिए अपने देश में जो होता है वो तो होता ही है, पूरा ओवरऑल अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए यूनाइटेड किंगडम, यूके है ब्रिटेन वाला पार्ट, यहाँ पे अब दो तरीके से महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। एक महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है 1918 में, पार्शियल मिलता है, पार्शियल, थोड़े उन महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है जिनके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी थी कितना, जिनके पास बड़े लेवल पे कुछ जो है कि प्रॉपर्टी थी, बड़े घराने की थी, उन्हीं को सिर्फ वोटिंग राइट मिलता है, बाकी किसी वीमेंस को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। कंप्लीट वोटिंग राइट कब मिलता है? 10 साल बाद 1928 में कंप्लीट वोटिंग राइट मिलता है। जबकि हमारे देश में क्या हुआ, जैसे भारत आजाद हुआ, बिना जात पात देखे, बिना धर्म मजहब देखे, बिना लिंग यानी कि सेक्स और जेंडर देखे, इक्वली सबको वोटिंग राइट यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रांस में देखिए कब मिलता है महिलाओं को, तो 1944 में, लेटर बाद में वेस्टर्न जो है कि यूरोप कंट्री में जो है कि ये दिया जाता है। जापान में कब मिलता है? 1945 में मिलता है, ये जो है कि देखने को मिलता है। इंडिया में जैसे भारत आज़ाद हुआ उसी के साथ महिलाओं को अधिकार मिल गया, समानता का अधिकार मिल गया, वोटिंग राइट मिल गया और सब कुछ इक्वली उनको ट्रीट किया गया। और साउथ अफ्रीका में देखिए, साउथ अफ्रीका में जब फ्रीडम मिलता है तो यहाँ पे 1930 में सिर्फ वाइट, जो कलर के बेस पे जो सिर्फ गोरी महिलाएं थी, सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिला, जबकि ब्लैक वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। कंप्लीट रूप से ब्लैक एंड वाइट वुमेन को कंप्लीट रूप से जब मिलता है वोटिंग देने का, कब मिलता है? 19, बहुत बाद में, देखिए ये बहुत बाद में मिलता है, ये देखिए कब मिलता है? 1994 में मिलता है, कितना बाद में जाके मिलता है। अब ये क्या दिखाता है? अब देखिए यही चीजें हैं, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, सबको इक्वली ट्रीट किया। ये एक्चुअली जो हमें सिखाते हैं, हमारा तो कल्चर रहा है, कल्चर कि हमारा कोई भी कर्मकांड हमारी पत्नी या हमारी अर्धांगिनी के बिना पूर्ण ही नहीं होता है, हमारा ये कल्चर रहा है। हमारे कल्चर में देखिए कि जो है कि क्या होता है, हमारे कल्चर में देखिए कि जो महिला है पुरुष से पहले उसका नाम जो है कि राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलते, हालांकि ये नहीं कह रहा कि उसमें जो है कि हमें पहले अंतर नहीं देखने को मिलता था, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन अच्छी थी हमारे पास, है ना। सऊदी अरेबिया में देखिए, सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट या उनको लिबर्टी कब मिलती है? तो ये मिलती है आपको 2015 में, बहुत बाद में, अभी आज से जो 7-8 साल पहले मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाता है तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग देशों में अलग अलग बेस पे हमें देखने को मिलता है। ये सारी सिचुएशंस जो है कि रही। अच्छा, इस सब के पीछे एक ही चीज है, पूर्वाग्रह, है ना, रूढ़िवादियां, स्टीरियोटाइप्स, यही सारी चीजें जो है कि देखने को मिलती है। लैंगिक विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति, इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में सहायता की। अब देखिए लगातार आप ऑब्जर्व कीजिए, लास्ट 15 ईयर, 15 सालों को ले लीजिए, लास्ट 15-20 सालों में देखेंगे तो महिलाओं में राजनीतिक जो एक गोलबंदी है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। पहले कभी महिलाओं पे पॉलिटिक्स नहीं होता था, अभी महिलाओं पे अनाउंस और नॉन अनाउंस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में जो है कि पॉलिटिक्स हो रहा है, जम के पॉलिटिक्स हो रहा है। पहले जो है कि तमिलनाडु में थी मुख्यमंत्री वहां की, वो महिलाओं के नाम पे जो है कि
पॉलिटिक्स करती थी, पता चला चुनाव आने वाला है, महिलाओं को साड़ी बंटवा दी, है ना। मोदी जी आए, इससे पहले जो कि बिहार में ही देखिए, बिहार में देखिए शराबबंदी। शराबबंदी का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि यहाँ पे पुरुष क्या करते थे, बेसिकली जो है कि शराब पी के आएंगे, घर में मार पिटाई करेंगे, शोषण होगा किसका? महिला का। प्रताड़ित होगी कौन? महिला। उसको सेंटर में लाया गया शराबबंदी। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ पिछले बार, जब अरविंद केजरीवाल जीते थे, उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को पूरे दिल्ली में बस सर्विस मुफ्त फ्री कर दिए। ये जो एक पॉलिटिकल गोलबंदी हुई है, फिर तमाम सारी स्कीम्स लाई गई, यानी कि महिलाओं की गोलबंदी हुई, उन्हें पॉलिटिक्स के सेंटर में लाया गया, तब जाके जो है कि यहाँ पे एक ये अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं है, ये अच्छी चीज है जिस बेस पे कम से कम समानता बड़े लेवल पे बढ़ती हुई हमें जो है कि नजर आती है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे समाज अभी भी पितृ प्रधान है, ये ठीक है, पितृ प्रधान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पितृ प्रधान है ना। और अगर रियलिटी की बात किया जाए तो ये मतलब ऐसा कभी कभी लगता है, देखिए ये आइडियोलॉजिकल चीजें हैं जो हम बुक में पढ़ रहे हैं, ये आइडियोलॉजिकल चीजें हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो सारी बातें हैं, ठीक है, सारी बातें ठीक है, पर प्रैक्टिकल वे में कभी देखा जाए ना, प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो ये जो इक्विलिटी की लड़ाई है, इक्विलिटी की और जेंडर स्टीरियोटाइप को कंप्लीट जो है कि वाइट वॉश करने की जो है कि जो एक लड़ाई है, यहाँ पे मेन जो चीज है ना, मेन जो रोल है वो फीमेल्स का ही है, मेल्स का कम है, फीमेल्स का ज्यादा है। जो मेल है वो तो प्रॉपर अपनी भूमिका निभा रहा है। सामान्य तौर पे पहले देख, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि जो गर्ल्स एजुकेशन था वो सामान्य तौर पे पेरेंट्स तक ही जो है कि लिमिटेड होता था, कि माँ बाप ने जितना पढ़ा दिया, नहीं तो फिर आगे हस्बैंड के यहाँ जाने के बाद पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती थी, वो घर का काम करती थी, क्योंकि ऐसी अवधारणा होती थी कि यार आप एटलीस्ट चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, चाहे जॉब ही कर लो, आपको घर तो संभालना ही संभालना है ना। तो बेसिकली जो है कि घर संभालने लायक जो है कि उन्हें बनाया जाता था। जबकि अभी की कंडीशन में देखिए, अभी आज की कंडीशन में यह है कि माँ बाप जितना पढ़ाया ठीक है, नहीं तो शादी करके अगर वो अपने ससुराल भी जा रही हैं तो उनके सास ससुर भी सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं, जॉब करना है जॉब करो, बाहर जाना है बाहर जाओ, बाहर प्रिपरेशन करने जाना है प्रिपरेशन करने जाओ। तो बड़े लेवल पर सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि लोगों की सोच नहीं बदल रही है ना। तो ये अच्छा, इसमें कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जो असामाजिक तत्व जो है कि जो आपका पीस है जो है कि खत्म कर देती हैं। तमाम सारी ऐसी जो है कि पता चला कि हस्बैंड ने जो है कि पढ़ा लिखा के वाइफ को क्या किया, आगे बढ़ाया, वो जो है कि बाद में अलग हो गए। तो इस तरह की कुछ घटनाएं ये जो है कि इसे हतोत्साहित करती हैं। इस तरह के डिसीजंस नहीं होने चाहिए, ये बातें जो है कि आगे हमें देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये क्या माता पिता, अच्छा ये महिलाओं के तरह से भेदभाव, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे समस्या ये है कि महिलाएं, यहाँ पे मेन रीजन इसलिए मैं बोल रहा था कि महिलाओं को ज्यादा इसमें पार्ट रोल आता है, इसलिए कि अभी भी देखिए जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी ना, एक मानसिकता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पुरुषों की मानसिकता बदलने से काम चल जाएगा, नहीं, महिलाओं को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है, सामान्य तौर पे एक चीज देखा जाता है कि पुरुष चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, मिनिस्टर हो, कोई भी किसी भी पोस्ट पर हो, ये वो एक सामान्य लड़की से शादी कर सकता है, कर लेता है, और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी करता है, हालांकि वो लड़की भी एक्सेप्ट करती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बट अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें कोई आइडियल स्टेटस या आईटीएस कोई आइडियल कोई ऐसा स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलता है जिसमें कोई अच्छी हाई पोस्ट या हाई ग्रेड की लड़की किसी जो है कि नॉर्मल लड़के से शादी कर ले। सोसाइटी की तो बात ही छोड़िए, सोसाइटी तो बाद में बदलेगी ना, पहले लड़की तो खुद को बदले, लड़की खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये भी एक तरीके से स्टीरियोटाइप ही है, पूर्वाग्रह ही है ना। तो ये बदलाव जो है कि बड़े लेवल पे होगा तभी हो पाएगा। अच्छा ये क्या बोल रहा है,
माता पिता अपने संसाधन लड़के, हाँ यहाँ पे कहा यह जाता है कि माता पिता को क्या चाहिए कि जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उतने लड़के और लड़की जो भी हैं दोनों पे इक्वली जो है कि खर्च करे, जितना लड़के को पढ़ा रहा है उतने लड़की को भी पढ़ाए और उतना ही फैसिलिटी जो है कि लड़की को भी दे। बट यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग ये आ जाती है कि गर्ल्स इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या है, लड़कियां क्या है, हमारी जिम्मेदारी है, और उन्हें पढ़ा लिखा के चाहे हम कुछ भी बना दे वो दूसरे घर चली जाएंगी, जबकि बेटा हमारे साथ जिंदगी भर रहना है। हालांकि आज की सिनेरियो में ये भी थॉट टूट रहा है क्योंकि लड़कों के शादी के बाद भी पता चल रहा है कि बड़े लेवल पर जो है कि ओल्ड एज होम का कल्चर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि लड़के भी इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो आपके बुढ़ापा में सहारा बनेंगे, बल्कि लड़की जो है कि आज के टाइम में देखेंगे लड़की देखेंगे तो वो ज्यादा हेल्प कर रही है माँ बाप की बुढ़ापे में, जबकि लड़के के शादी के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। ठीक है, अब ये देखिए सामान्य मजदूरी से संबंधित अधिनियम, अब ये क्या है, यहां पे देखेंगे तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के आर्टिकल 39D या इसको 39 घ भी बोला जाता है, घ, यहां पे एक बात कही गई है कि जो महिला और पुरुष हैं एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा उनको। अब यहां समस्या क्या होती है, समस्या यहां पे क्या होती है, देखिए हालांकि चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाइए, एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, इंडस्ट्री सेक्टर में चले जाइए, फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर में चले जाइए, मल्टीनेशनल कंपनी के सेक्टर में चले जाइए, कॉल सेंटर के सेक्टर में चले जाइए, आप जिस सेक्टर, चाहे आप डेली वेजेस करने वाली जो महिलाएं हैं, डेली मजदूरी करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें भी देख लीजिए, तो उनके जब वेजेस या सैलरी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैसे एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में एक टीचर है, टीचर को पता चल रहा है कि 15,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, और वहीं पे जो है कि मैडम है, मैडम को पता चल रहा है 6,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है। इतना डिफरेंस है, 5-5, 6, अप्रॉक्स 40 to 5% का डिफरेंस वेजेस में आ रहा है। पता चला कि महिला मजदूरी करने किसी के घर काम करने जा रही है, एक दिन का उसे 100 रुपया 200 रुपया मिल जा रहा है, वहीं पुरुष जो है कि वही काम उस जो है कि करने जा रहा है तो उसको 1,000 रुपया जो है कि 700 रुपया 800 रुपया ऐसे वेजेस मिल रहा है, सेम का काम सेम है। तो यहां पे भी ये चीज से ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ छोटे लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे भी सेम है। फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, हीरो जो चार्ज करते हैं फिल्म मेकिंग में उनका चार्ज देख लीजिए, और वहीं पे जो एक सेलिब्रिटी फीमेल है यानी कि हीरोइन है उनका चार्ज देख लीजिए, उन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, डिफरेंस जो है कि देखने को मिलता है। तो ये सेम काम के लिए जो वेजेस डिफरेंस है ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये भी जो है कि क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है, जेंडर इनइक्वलिटी को शो करता है। हालांकि इसके लिए संविधान में मनाही किया गया है कि आप इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते हो, बट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये खेल कूद की दुनिया में दे दीजिए, सिनेमा संघ का कारखाना, खेत खलियान, हर जगह पुरुष की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। ये जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, भारत के अनेक हिस्सों में आज भी माता पिता लड़कों की चाह में लड़कियों की जगह क्या कर देते, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या, आप ये मान के चलिए कि जो 2000 एक डाटा है, 2000 से 2019 यहां तक पूरे भारत में 90 लाख कन्या भ्रूण हत्या हुआ है, जिसमें से अप्रॉक्स जो है कि आपका 35 to 40 लाख ओनली यूपी में हुआ है।
ओनली यूपी में बड़े लेवल पर हुआ है, बड़े लेवल पर। कन्या भ्रूण हत्या समस्या है, बड़े लेवल पे समस्या। इसी वजह से तो क्या जेंडर जो है कि रेशियो, जो भारत में जो जेंडर रेशियो है वो बहुत ज्यादा बीच में डिसबैलेंस हो गया था। डिसबैलेंस हो गया था मतलब ये था कि 1000 लड़कों पे पता चला कि 93 जो है कि लड़कियां हैं, 7 लड़के कहाँ जाएंगे भाई। हालांकि अब ये धीरे धीरे ये जो जेंडर गैप है, ये जो कि अंतर है, ये फील हुआ है, खत्म हुआ है। अप्रॉक्स जो है कि नियरेस्ट अबाउट जो है कि सही हुआ है रेशियो, लेकिन फिर भी ये चीजें जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाता है। तमाम सारी जो है कि हमारी प्रथाएं हैं, कल्चर रहा है ना। पता चला कि पहले दूध पिलाने के बहाने क्या किया जाता था, बच्चियों को मार दिया जाता था। किसी पता चला कि कोई कम्युनिटी है प्रॉपर, वहां पे जो है कि क्या है, जैसे ही बच्ची पैदा हुई कुछ नहीं करना, बच्ची को सबसे पहले माता रानी का दूध पिलाएंगे। माता रानी का दूध पिलाने के चक्कर में जो है कि कढ़ाई में ले गए और कढ़ाई में दूध भरा हुआ है, उसी में बच्ची को डाल दिए। अब वो दूध पिएंगी कि उसी में दूध पी के मर जाएंगी, है ना। तो इस तरह की कुछ परंपराएं भी हमारे जो है कि समाज का भाग रही हैं। हालांकि बाद में इनको खत्म किया गया, इन सबको जो है कि फिनिश कर दिया गया। और आज ये हम बहुत अच्छा फील करते हैं जान के कि इस तरह की कुछ जो दोस्त थे हमारे समाज में, वो धीरे धीरे खत्म हुए और धीरे धीरे लोगों का जो सोच जो है कि बदलता जा रहा है। ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक विभेद। अब ये है कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, इतना डिफरेंस होता कैसे है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता कैसे है। तो बेसिकली ये स्टीरियोटाइप से है, या प्री जस्टिस जो है कि, या पूर्वाग्रह जो है कि उसी आधार पे ये सारी चीजें होती हैं। और पूर्वाग्रह क्या क्या होता है मैंने सामान्य तौर पे एक बार पहले आपको बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं। पूर्वाग्रह ये माना जाता है कि जो पुरुष है, जो लड़का है, वो लड़की की तुलना में मजबूत होता है, जबकि लड़की पुरुष के तुलना में कमजोर होती है, यह माना जाता है। पुरुष ज्यादा बलशाली होता है, महिला कमजोर होती है। पुरुष के पास ज्यादा दिमाग होता है, महिला के पास कम दिमाग। देखो आजकल तमाम सारे रील देख लो ना भाई, रील देख लो, लोग माइक लेके पहुंच जाते हैं। अच्छा चलो आज हम बताते हैं कि जो है कि लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है, घुटने में होता है। एक सवाल पूछे, जवाब नहीं, अच्छा लड़कियों का दिमाग भाई लड़कियों का दिमाग घुटने में क्यों होता है? यही तो साबित कर रहा है ना, लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। भाई दिमाग तो उसके पास भी होता है, उनका सोचने का नजरिया अलग है, उनका सोचने का जो है कि तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। ये माना जाता है कि जो है कि जो पुरुष होते हैं वो इमोशनली ज़्यादा जो है कि मजबूत होते हैं, जबकि महिलाएं इमोशनली जो है कि कमज़ोर होती हैं। वो बात बात पे दो देती हैं। पुरुष को रोना नहीं चाहिए, पुरुष को तकलीफ नहीं होती है। ये तमाम सारी जो है कि मान्यताएं हैं। साथ साथ ये भी मान्यताएं कि देखो भैया पुरुष है तो पुरुष मतलब क्या है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, जबकि महिला जो है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पुरुष है तो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है, महिला आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये तमाम सारी जो है कि क्या है, पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादियां हैं। ये सबसे बड़ी रूढ़िवादी तो ये है, सबसे बड़ी रूढ़िवादी तो ये है कि हमारा वंश सिर्फ पुरुष से बढ़ता है, लड़के से बढ़ता है, बेटे से बढ़ता है, लड़की से नहीं बढ़ता है। जबकि भाई वंश तो दोनों से बढ़ रहा है ना, लड़के से भी बढ़ रहा है और लड़की से भी बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ ज्यादा फेमिनिस्ट लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा तो फिर ये भी होना चाहिए क्या, पुरुष सिर्फ जो है कि अपने माँ बाप के शव के साथ जो है कि क्या कहते हैं, कब्रिस्तान या फिर क्या बोलते हैं कि दाह संस्कार जहाँ पे होता है, श्मशान घाट, वहाँ पे क्यों जाएगा, महिला को भी जाना चाहिए। भाई देखिए अब यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे जाएंगे तो अब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे अलग हो जाती हैं। यहाँ पे इस सेक्टर पे जाके, इस सेक्शन पे जाके कुछ चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो इस सेक्शन पे हम यहाँ पे बहस नहीं कर सकते और ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं, ठीक है।
फिर कभी ऐसा मौका मिला किसी टॉपिक पे जो इससे रिलेट करता है तो वहाँ पे उसको और डिटेल में थोड़ा सा जो है कि समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इस चीज़ को ला देंगे तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादियों के कारण लैंगिक विभेद दिखाई पड़ता है ना। पहनावे, खिलौने, रंग, देखिए पहनावे के आधार पर, खिलौनों के आधार पर तमाम सारे, लड़का बोलता है, लड़का पापा गुड्डा चाहिए, गुड्डा गुड्डा, गुड़िया चाहिए, गुड़िया से खेलना। बेवकूफ कहीं के, पागला है क्या? गुड्डी से खेलेगा, गुड़िया से खेलेगा? ये सब लड़कियां करती है ना। तमाम सारे लड़के होते हैं, चलो हम खाना पकाने वाला काम जो है खेलेंगे। अच्छा, खाना पकाने वाला काम, ये सब खेलोगे तुम? लड़की हो तुम, यही सब सीखोगे? तो ये सारी चीजें यहां से आ जाती हैं। रंगों का, रंगों मैंने बताया ना, पता चला कि एक सामान्य सी हमारे सोसाइटी की एक जो है कि पूर्वाग्रह है कि जो पिंक कलर हो लड़कियों का फेवरेट होता है। ये एक जो है कि चीज है। घरेलू सामग्री, व्यवसाय आदि को विशिष्ट लिंग से जोड़ दिया गया है। घरेलू काम, घरेलू सामग्री, ये किसके जिम्मे है? महिलाओं के जिम्मे है ना, दर्शाता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी है। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, रूढ़िवादी धारणा कहलाती है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी इस लाइन को जो है ना मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि जो आज धारणा गलत है वो कल सही नहीं थी, और जो आज धारणा गलत है वो आने वाले कल में भी सही रहेगी। ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए, हो सकता है आज हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आज के परिवेश में, आज के सोसाइटी में, आज के इन्वायरमेंट में ये चीजें गलत है। इसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसकी आलोचना भी करते हैं, इसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, इसमें सुधार भी करें। लेकिन एक टाइम तो था ना कि सही थी। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में गलत है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि वो सारी अवधारणाएं जो आज के परिप्रेक्ष्य में गलत है, आज के परिप्रेक्ष्य में गलत है, तो वो सारी चीजें कहां पे आ जाएंगी आपकी? तो बाधाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं होंगी। वो जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। ठीक है, ये चीजें यहां पे, जैसे सामान्य तौर पे क्या हो गया? सामान्य तौर पे स्कूल है, स्कूल में कोई गेस्ट आ गया, कोई विजिटर अधिकारी ऑफिसर आ गया, या कोई भी आ गया, और इस कंडीशन में पता चला कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, जो प्रिंसिपल है या जो टीचर है, वो उनकी देखरेख के लिए, केयर के लिए, उनकी होस्टिंग के लिए, नाश्ता पानी कराने के लिए, या गीत संगीत के लिए, या स्वागत गीत के लिए सिर्फ महिलाओं को, सिर्फ लड़कियों को आगे कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कूल प्रशासन ये मान रहा है, वो ये पूर्व धारणा से ग्रसित है कि ये सारा काम महिलाओं का है, ये सारा काम महिलाएं ही सही से करेंगी, इसीलिए ये सारा काम उन्हीं को देना चाहिए, है ना। जैसे खान पान संबंधी, सेवा संबंधी लड़कियों को नियुक्त करना, यह उस शिक्षक की रूढ़िबद्ध धारा को दर्शाता है, धारणा को दर्शाता है। ठीक है, सेम चीजें हैं। पूर्वाग्रह का संबंध किससे? पक्षपात से। जैसे ही पूर्वाग्रह बनेगा वैसे ही आप जो है कि बायस हो जाएंगे, जेंडर बायसनेस आप में शो हो जाएगा। जैसे पिछले जो है कि स्टेटमेंट में हमने देखा कि जेंडर बायसनेस जो है कि शो हो रहा था। एक कोई गेस्ट आया और उस गेस्ट को सर्व करने के लिए फीमेल्स को ही अपॉइंट किया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है। टीचर जो भी है स्कूल कॉलेज में, वो जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव का कारण पूर्वाग्रह भी है। उदाहरण के लिए, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। और ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से ज़्यादा ईमानदार होती हैं। ये सामान्य तौर पे कुछ धारणाएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति विशेष की कैरेक्टर पे डिपेंड करता है ना, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर पे डिपेंड करता है एक पर्सन के। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि स्कूल में कोई गेम हो रहा है, जैसे रेसलिंग हो रही है, कबड्डी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, और इसके लिए टीम बनाई जा रही है, और टीम बनाई जा रही है, डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन में ज़्यादातर जो है कि लड़कों को अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर ज़्यादातर लड़कों से प्रश्न किया जा रहा है, उन्हीं से पूछा जा रहा है, उन्हीं से बात विचार किया जा रहा है, लड़कियों को कम मौका दिया जा रहा है। तो कम मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब कि वह टीचर जो भी है या वो जो पैनल जो भी है, जो सेलेक्टर का पैनल है, वो जेंडर बायसनेस शो कर रहा है, यानी कि लैंगिक विभेदता, विभेद या भेदभाव को शो कर रहा है। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि रेसलिंग, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इस तरह के खेल लड़कियों के लिए नहीं है, इसीलिए वो लड़कियों को इन्वॉल्व कम कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बातें हो रखी हैं। विद्यालय में गायन और नृत्य प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को आगे कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, कॉलेज में जैसे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम में पता चला कि सिर्फ लड़कियों को चूज कर दे कि यही गाना गाएंगी, यही डांस भी करेंगी, यही नृत्य संगीत करेंगी, यही स्वागत गीत भी गाएंगी, ये भी जो है कि सरस्वती वंदना भी गाएंगी, और बाद में जो है कि ये मंच पे आके जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए भी मनोरंजन के लिए यही डांस गाना यही सारा काम करेंगी, कल्चरल प्रोग्राम करेंगी। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप जेंडर बायसनेस को शो कर रहे हैं, आप पूर्वाग्रह से क्या है, ग्रसित है। ठीक है, जबकि सामान्य तौर पे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें ये कोशिश किया जाता है कि लड़के और लड़कियों का रेशियो इक्वल रखा जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि नहीं, लड़के और लड़की इस कॉलेज में, इस स्कूल में इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई जेंडर बायसनेस शो नहीं किया जाता है। ये सारी बातें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, यह कहना कि लड़कियों को घरेलू कार्य का ज्ञान, सामान्य तौर पे लोग कहते हैं ना कि भाई देखो, एक बात बोली जाती है कि भाई लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, लास्ट में जाके बच्चे पैदा करना है, घर संभालना है, खाना बनाना है, हस्बैंड को देखना है, कपड़े देखना है, घर की साफ सफाई देखना है, यही सारा तो काम करना है। ये भी क्या है, पूर्वाग्रह है, ये भी बायसनेस शो कर रहा है, ये भी रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है कि लड़कियां सिर्फ क्या होती हैं, घर का काम करने के योग्य होती हैं। अब विद्यालय में लैंगिक भेदभाव, विद्यालय का ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव न हो, इसके लिए यह चाहिए कि शिक्षक को लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये कहना यह है कि जो टीचर बन रहा है, जिसको हम एज ए टीचर स्कूल में अपॉइंट कर रहे हैं, कोशिश हमें ये करना चाहिए कि उसे प्रॉपर जेंडर के बारे में जानकारी हो, पूर्वाग्रह क्या होता है जानकारी हो, पूर्वाग्रह के आधार पे जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है उसे पता, रूढ़िबद्धता क्या होती है पता हो, उसमें भेदभाव कैसे होता है पता हो, क्या चीज़ें नहीं करनी है ये भी पता हो, सारी चीज़ें। तो अगर ये सारी जानकारी उसे दे करके अगर हम एज ए टीचर अपॉइंट करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि वह इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेगा जो जेंडर बायसनेस को शो करेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है ना। और जब नहीं लेगा तो वो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या होगा, हम धीरे 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 एबॉलिस्ट कर देंगे पूरे जो है कि विद्यालय से, उसके बाद समाज से और उसके बाद देश से। ये चीज़ें जो है कि यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये सेम चीज़ें हिंदी में भी है, सेम चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, शिक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता से ऊपर उठकर सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय समारोह आदि में समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जो लोगों को लगता है कि रेसलिंग महिलाओं का काम नहीं है, दबंग मूवी देखिए, दबंग मूवी फोगाट सिस्टर्स की कहानी है ना। कैसे जो है कि एक हरियाणा जो प्रॉपर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहां पे महिलाएं जो है कि रेसलिंग करती है, कितना उनको क्रिटिसिज्म जो है कि झेलना पड़ता है।
क्यों? उससे बाहर निकलना है ना। तो इस तरह की चीजें दिखाइए। जैसे आपका स्कूल का डाइस बोर्ड है, हम पूर्वाग्र विद्यालय में जो है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप को कैसे काउंटर करेंगे, बायसनेस को कैसे इंड करेंगे, एबोलिश करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड है ना स्कूल में, उसमें प्रॉपर इस तरह की पिक्चर लगाइए। महिलाओं को बॉक्सिंग करते हुए, मैरी कॉम है देखिए, बॉक्सर, कितने मेडल्स जीती हुई हैं। साक्षी मलिक है रेसलर, सानिया मिर्जा टेनिस स्टार, साइना नेहवाल। तो इस तरीके से देखेंगे कि बहुत सारे जो है कि यहाँ पे हमें स्पोर्टमैन और रेसलर्स जो है कि देखने को मिलती हैं महिलाएं। तो इस तरह के अगर हम पोस्टर या पिक्चर्स अपने स्कूल कॉलेज में लगाते हैं तो महिलाओं को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह एक जो हीन भावना है उनके अंदर की महिलाएं कमज़ोर होती हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अब समस्या क्या है, सामान्य तौर पे ये जो मानसिकता है ना कि पुरुष ज़्यादा मजबूत होता है, स्त्री थोड़ी कम मजबूत होती है। भाई समस्या क्या है, पुरुष हमेशा बाहर रहा है, बाहर खेला है, कूदा है, भागा है, दौड़ा है, खेती का काम किया है, सारा हार्ड वर्क किया है, फिजिकल वर्क। तो ये तो बॉडी है ना, जितना हम इसको यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगी, मसल्स उतनी स्ट्रांग होगी। और महिलाएं घर के ही रह गई, कोई हार्ड वर्क की नहीं, कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क की नहीं, तो उनकी मसल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग और ग्रो नहीं हो पाई। जो महिलाएं आज भी जो है कि घर के बाहर के काम करती हैं, उनका देख लीजिए फिजिकल हेल्थ कितना स्ट्रांग है, वो महिलाओं से किसी भी तुलना में कम नहीं, वो महिलाएं पुरुष से किसी भी रूप से कम नहीं है या कमज़ोर नहीं है। प्रॉपर ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। वैसे ही ये पोस्टर देखिए, ये जो है कि हमारी पहली जो है कि मेट्रो पायलट हैं सुरेखा जी। तो इस तरह के जो है कि पिक्चर लगाइए। ये सामान्य तौर पे ये धारणा है कि आज भी देखिए ना, सामान्य तौर पे आप अपने इलाके में, शहर में महिलाओं को बाइक चलाते हुए, बुलेट चलाते हुए बहुत कम देखेंगे। क्यों? ऐसे मानना है कि नहीं महिलाएं बाइक नहीं चलाती, तो ऐसे पोस्टर लगाइए। जो महिला रेसलर हैं, रेसिंग करती हैं, बाइकिंग जो है कि बाइक चलाती हैं, जो पायलट हैं, एरोप्लेन उड़ाती हैं, जो मेट्रो ट्रेन चलाती हैं, जो ट्रेन चलाती हैं, है ना। तो इस तरह की जो है कि चीज़ों दिखाइए, ताकि कॉलेज में क्या हो या जो स्कूल है वहाँ पे जेंडर बायसनेस धीरे 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 क्या हो, कम हो, और जेंडर इक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन क्या हो, धीरे धीरे कम हो। ये सारी चीज़ें काउंटर करने का क्या है, तरीका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत फेमस एक क्रिकेटर है आर अश्विन, आप लोगों ने, सारे लोगों ने देखा होगा आर अश्विन। ये अब रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये अपनी वाइफ के साथ देखिए, यहाँ पे ये वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, वाइफ के साथ कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, कपड़े धोने का काम। इस तरह की चीजें प्रमोट कीजिए, पता चले कि नहीं पुरुष भी घर का काम कर सकता है, महिला भी बाहर का काम कर सकती है। जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना है, खत्म करना है। जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसको दंड करना है परमानेंटली। बट दिक्कत यह है ना कि आज जो राइट है कल रॉन्ग हो जाएगा। तो आज जो स्टीरियोटाइप है वो कल इंड हो जाएगा, और आज जो नॉर्मल थिंकिंग है वो कल स्टीरियोटाइप हो जाएगा। तो ये प्रॉपर एक चेन है जिसको लगातार हमें इस पे काम करते करते चलना पड़ेगा। वैसे ही ये देखिए, यहाँ पे एक ये बहुत फेमस मूवी है की एंड का, बहुत पहले ये मूवी आई थी की एंड का, अर्जुन कपूर की, और इसमें शायद अभिनेत्री हैं करीना कपूर जी। तो इस तरह की जो है कि मूवी आई थी जिसमें प्रॉपर दिखाया है कि कैसे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल्स एम्प्लॉय होती है, जबकि हस्बैंड अनएम्प्लॉयड होता है, और वो जो है कि शादी करती है और वो कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर रहो, घर को टेक ओवर करो, घर का काम करो, उसका केयर करो, बाकी मैं जॉब करने के लिए हूं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। यही तो मैं बात कर रहा था कि इस तरह की मूवी तो बन गई, लेकिन इस तरह के समाज में कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। सोसाइटी एक्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट को सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। सोसाइटी की तो बात छोड़ो, वो लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है। वो अगर कोई लड़की जॉब पा जाए तो खुद ही किसी अनएम्प्लॉयड से शादी नहीं करेगी।
प्रॉब्लम है, उसके माइंड में ही प्रॉब्लम है। तो ये जो ऐसी बात नहीं है कि ये जो जेंडर बायसनेस है सिर्फ पुरुषों के दिमाग में है, ये महिलाओं के दिमाग में भी है। तो जब तक दोनों साइड से चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक एक तरफा आप अगर चीज़ें चाहते हैं कि सही हो तो एक तरफा कोई चीज़ें सही नहीं हो सकती। दोनों तरीके से आपको चीज़ों को शो करना, सही करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपर जिस हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं वो ख़त्म होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, समाप्त करने के विद्यालय परिसर में ये सारे जो है कि तस्वीर लगाइए, ये दिखाइए, यही सारी बातें यहाँ पे ये देखिए महिला पायलट है फाइटर जेट उड़ाते हुए, इस तरह की फोटो जब देखेंगे बच्चे तो बोलेंगे कि नहीं ठीक है यार, लड़कियां भी जो है कि लड़कों से कम नहीं होती हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें देखने को कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई लड़का नृत्य संगीत, अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोई लड़का है उसका नृत्य संगीत में या कुकिंग में, है ना, या मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा उसका मन लगता है, जबकि सारे रिलेटिव उसका मजाक उड़ाते हैं, घर वाले भी उसका सपोर्ट है। एक बहुत मुझे याद आ रहा है, एक पहले सीरियल आता था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक गुजराती सीरियल था और उसमें यही कॉन्सेप्ट दिखाया था। कॉन्सेप्ट यही था कि एक ईसाई होता है, उसका एक लड़का होती है, लड़की होती है, वो बिल्कुल ऐसे स्टीरियोटाइप थिंकिंग का होता है, तो वो सोचता है कि मेरा लड़का मेरी तरह ईसाई बनेगा, पुलिस में जाएगा, जबकि लड़की का इंटरेस्ट ही नहीं है पुलिस में जाने का। उसका इंटरेस्ट था किधर, कुकिंग में, फैशन डिजाइनिंग में, होटल के शेफ बनने में, जबकि लड़की थी वो सोचता था कि पढ़ा लिखा के शादी कर देंगे। उस लड़की का शौक था कि हम पापा की तरह ईसाई बने। बाद में चल के जो स्टोरी एंड होती है वो यही होती है कि लड़की क्या बनती है, अपने हिसाब से वो ईसाई बन जाती है, पापा जो है काफी टाइम तक जो है कि नाराज रहते हैं, बाद में लड़का कुक या शेफ बन जाता है, पापा लॉन्ग टर्म तक जो है कि नाराज रहते हैं, फिर बाद में जाके उनकी सोच बदलती है। तो इसी तरीके से सोच बदलने वाला काम करना पड़ेगा। इसमें माना ये भी जाता है कि अगर बच्चे पे ज़्यादा फोकस जो है कि सॉरी फोर्स किया जाए, बच्चे को ज़्यादा फोर्स किया जाए और अगर उसे उसके इंटरेस्ट की चीजें चूज न करने दिया जाए तो असफल होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसीलिए चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस सेक्टर में है उसी सेक्टर, आज ये देखिए ना आप क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी मूवी आई थी 3 इडियट, इसी कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड है। बच्चे का इंटरेस्ट है फोटोग्राफर बनने का, जबरदस्ती इंजीनियर बना रहे थे, बच्चे का मन नहीं है इंजीनियर बनाने का, फिर भी जबरदस्ती इंजीनियर बनो। इंजीनियरिंग में टॉप किए आमिर खान, उस मूवी में रिसर्चर बन गए, साइंटिस्ट बन गए। तो एक्चुअली इंटरेस्ट की चीज को क्या किया जाए, ज्यादा प्रमोट किया जाए है ना। चलिए, यदि उसकी रुचि को हतोत्साहित नजरअंदाज किया जाए, 12 अन्य करियर अपनाने के लिए सलाह दी जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उससे असफल होने के चांसेस ये ऑलरेडी मैंने बता दिए। लड़कियों में माना जाता है कि उन्हें जीव विज्ञान और गृह विज्ञान, होम साइंस, बायोलॉजी और होम साइंस में ज़्यादा जो है कि उन्हें फेवर दिया जाता है कि आप होम साइंस कर लो, आगे चल के यही तो करना है, आप बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ लो, आगे चल के यही तो करना है। बहुत कम लड़कियों को प्रमोट किया जाता है मैथ और जो है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ। इधर एक तो लड़कियों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है इस साइड में, और जिनका होता भी है उनको प्रमोट नहीं किया जाता है बड़े लेवल पे। तो इसके भी आप एग्जाम्पल देखिए ना, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है ना, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। अगर ये लड़कियां भौतिकी नहीं पढ़ी होती, फिजिक्स नहीं पढ़ी होती, मैथ नहीं पढ़ी होती, तो आज ये जो है कि स्पेस के सेक्टर में अपना नाम नहीं बनाई होती। तो यहाँ पे मेनली ये देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किससे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अब यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, ये आइडेंटिफाई करना कि बच्चा इंटरेस्ट किस सेक्टर में शो कर रहा है।
और क्या वो जो इंटरेस्ट शो कर रहा है क्या वो रियलिस्टिक है या फेक है। कई बार क्या होता है बच्चे इस एक स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ पार्टिकुलर रीजन की वजह से इंटरेस्ट शो करते हैं, जबकि उनका प्रॉपर इंटरेस्ट उस सेक्टर में नहीं होता है, और जैसे उनका पार्टिकुलर एक जो एम होता है वो अचीव होता है, वो सेक्टर उनके लिए नल एंड वाइल्ड हो जाता है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये रियलिस्टिक पहचानना अब टीचर्स और गार्जियन का काम हो जाता है कि बच्चे का वास्तविक जो इंटरेस्ट सेक्टर है वो कौन सा है, फिर उधर क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, यहाँ पे बातें की गई। अध्यापकों को ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए कि कक्षा में दोनों वर्ग, यानी कि कहा यह जा रहा है कि टीचर्स को ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों इक्वली जो है कि हेल्दी इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को ग्रो कर सके, प्रॉपर उनको अपनी बात रखने की, अपनी लर्निंग करने की, अपने डेवलपमेंट करने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दोनों को मिले, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसमें कोई बायसनेस शो नहीं हो। ये चीज़ें जो है कि टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। लैंगिक विभेद करने वाले कारक धार्मिक कारक है ना। बहुत सारे जो है कि अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग रिलीजियन है, अलग अलग कम्युनिटी है हमारे देश में, सबकी अपनी अपनी फेथ है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जो है कि उस मान्यताएं के अनुसार ये सामान्य तौर पे एक मोटी मोटी मान्यता ये है जो कहा जाता है कि औरत को क्या होना चाहिए, घर में रहना चाहिए, घर की चीज़ों को देखना चाहिए, थोड़े पर्दे में रहना चाहिए, तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, कम बाहर, सबके सामने नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स हैं, जो रिलीजियस पैरामीटर्स, ये रिलीजियस पैरामीटर्स फीमेल्स को बैकफुट पे क्या करती हैं, पुश कर देती हैं। इसके वजह से जो है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये जेंडर वायसनेस का ही जो है काम है, और इसको धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, आर्थिक रीजन क्या है, पता चल रहा है कि एक पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, बट उनकी इनकम ऐसी नहीं है कि दोनों को प्रॉपर वो एजुकेशन दे पाए, अच्छी हाई क्वालिटी या क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। इस कंडीशन में वो कोशिश ये करते हैं कि जो लड़का है उसको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि लड़की को एक नॉर्मल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बाउंडेशन, थोड़ा सा इकोनॉमिकल बाउंडेशन हो जाता है कि वो प्रॉपर दोनों पे खर्च नहीं कर पाते हैं, जबकि चाहिए ये कि लड़के और लड़की दोनों को एक समान ट्रीट करें। तो ये चीज़ें जो है कि बाउंडेशन है ना, आय के स्रोत के आधार पे परिवेश ये अवरुद्ध हो जाता है, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं स्त्रियों का निम्न स्तर। निम्न स्तर का मतलब क्या है, निम्न स्तरीय है कि जो परिवार है, परिवार में खुद ही परिवार के लोग पता चलता है कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार का मतलब यह है कि वो खुद ही बायसनेस शो करते हैं। पता चला कि दूध है, 1 गिलास दूध है, एक गिलास दूध है, तो पता चला कि लड़के को पकड़ा दिए, लड़का पी, लड़की ताक रही है, उसे मिल ही नहीं रहा है। अब ये नहीं है कि उसमें से हाफ हाफ कर दें, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लड़की में आ जाएगा, वो लड़की खुद ही अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेगी। लड़के को हर एक चीज में वरीयता दी जा रही है, तो जो फीमेल है उसके मन में खुद ही जो है कि क्या हो जाए, एक हीन भावना आ जाती है, जिसकी वजह से वो उपेक्षित महसूस करती है, और वो जो मेन स्ट्रीम है वो फैमिली के ही मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाती है, सोसाइटी और एजुकेशन के मेन स्ट्रीम से जुड़ने की तो बात ही खत्म हो जाती है ना। ये चीज़ें हमें जो है कि यहाँ पे देखने को मिलती है। लड़कियों का कम आयु में विवाह हो जाना, ये भी एक जो है कि क्या है, समस्या है। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो लगभग 47% आज भी, नहीं सॉरी, अप्रॉक्स 16 to 20% आज भी चाइल्ड मैरिज होता है भारत में, चाइल्ड मैरिज। अब लड़की को कुछ पता ही नहीं है, उतना अवेयर ही नहीं है, और जब अवेयर नहीं है वो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं है, और शादी होगी, शादी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले पाएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उसे प्रॉपर वो केयरिंग नहीं दे पाएगी। तो इसके वजह से भी क्या, अच्छा सामान्य तौर पे जो चाइल्ड मैरिज होता है वहाँ पे ये भी देखा जाता है
देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा कुछ स्टीरियोटाइप सोसाइटी होती है, और यहाँ पे पता चलता है कि लड़की की शादी होते ही कुछ टाइम बाद उसका एजुकेशन बंद, एजुकेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। ये सारी बातें जो है कि हमें देखने को मिलती है। अभी जस्ट इसके आगे वाले सेक्टर में जब हम एजुकेशन देखेंगे तो एजुकेशन में इस चीज को और अच्छे से हम वहां पे देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा, है ना। ठीक है। हाँ, मनोवैज्ञानिक कारण, शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों की मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होती है। संकीर्ण होती है कि क्या, लड़कियों को भी लगता है कि यार क्या करना है ज़्यादा पढ़ लिख के, पापा पैसे वाले हैं, पढ़ लिख के कहीं भी शादी करने, पढ़ने लिखने कोई फ़ायदा है भी नहीं। वो भी समाज में देखती ही हैं, आसपास देखती ही हैं महिलाओं का, अपनी माँ का, अपनी भाभी का, बहन का, दीदी का, भाई, जो भी बुआ है उनका जो है कि बिहेवियर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार क्या फ़ायदा पढ़ के, लास्ट में तो हमें ये घर का चूल्हा चौका ही करना है। तो उन पे भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि ज़्यादा पढ़ लिख के क्या होगा, बस इतना पढ़ लो कि हमारी शादी हो जाए ठीक ठाक घर में, बस बात खत्म। अच्छा, सामान्य तौर पे कुछ समय पहले तक जो लोग एजुकेशन की तरफ फीमेल्स को ले जाते थे, उनका मेन मोटो भी यही होता था कि यार लड़की इतनी पढ़ लिख ले कि ठीक ठाक घर में शादी हो जाए बस। लड़की की भी यही धारणा थी, उसके पेरेंट्स की भी यही धारणा थी। तो यही चीज़ों को क्या करना है, ख़त्म करना है ना। यही सारी चीज़ें क्या है, जेंडर बायसनेस। तो ये जेंडर बायसनेस का चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस सीटेट में श्योर एंड सर्टेन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। और बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक। अब इस तरह के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। लड़कियों को क्या करता है, वरीयता देता है। यह दर्शाता है जैसे सिंगिंग की जो है कि प्रतियोगिता है, और सिंगिंग की प्रतियोगिता में जो कॉलेज जो स्टेट लेवल पे सिंगिंग का कंपटीशन है उसमें अपने कॉलेज से एक लड़की को चूज करके आगे प्रमोट करता है। ठीक है, ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायसनेस। क्या शो करता है, जेंडर बायसनेस, कि लड़की गाना बजाना ही करती हैं, साज सज्जा ही करती हैं, डेकोरेशन का काम ही करती हैं, घर के काम के लिए ही होती हैं, इसी सारे काम के लिए होती हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान। देखो भैया, अभिसंज्ञान मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी। क्या ये सारी चीजें तो तब होगी ना जब शिक्षक के पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का नॉलेज होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप का नॉलेज होगा, तब तो वो सारी चीजें करेगा ना। तो सबसे पहले क्या है कि टीचर्स के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए, और टीचर्स के पास ये जानकारी होगी तो वो करने से क्या करेगा, बचेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पे वह तुरंत मोहन के, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस है, उसके नीचे क्या है आपके ऑप्शन है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन उसके बाद करेंगे। अब एक पेज पे नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। उत्तर न मिलने पे तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न करती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती हैं। मोनिका क्या यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह क्या है ना, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं। भाई घबराने वाला ऐसा कुछ सवाल है नहीं, ये गलत है ना। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही हैं। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में डालना नहीं चाहती, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। नहीं,
वो एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि अब यहां पे ये देखेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मोहन दे सकता है। जब आप थोड़ा सा अगर शब्द बदल दें, शब्द बदल ही तो रही है ना, तो वो क्या कर रही है, वो शब्द तो राधिका के समय भी बदल सकती थी लेकिन वहां पे नहीं बदली, जबकि मोहन के साथ आने के, जब मोहन जो है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो यहाँ पे क्वेश्चन के शब्दों को क्या की, इजी कर दी थोड़ा ताकि समझ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को क्या कर रही है, वो बढ़ावा दे रही है, यानी जेंडर बायसनेस शो कर रही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, शिक्षार्थियों के ह्रस्वोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ठीक है, may lead to decline effort और परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। ठीक है, पुरुष शिक्षार्थियों में वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यहां पे देखिए, निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ये करेगा, ये गलत है, हो गया है ना। पुरुष यहाँ पे सिर्फ बायसनेस की बात की जा रही है तो बायसनेस गड़बड़ होगा यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ये भी एक पूर्वाग्रह है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी करेक्ट होगा कि शिक्षार्थियों के ह्रस्वोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यानी कि इस तरह का अगर जेंडर बायसनेस क्लास में शो किया जाएगा तो क्या होगा, मे बी लीड टू डिक्लाइन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स, कि जो भी वहाँ पे विद्यार्थी हैं उनके सीखने की, उनके डेवलपमेंट की प्रोसेस में बाधा उत्पन्न हो सकती है, या वो एफर्ट में जो है कि प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक सशिक्षक होना चाहिए यहाँ पे, सशिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षा ही रहने दीजिए इसको। एक सशिक्षा कक्षा में, मतलब कोएड एजुकेशन की बात की जा रही है, हाँ कोएड एजुकेशन की बात की जा रही है, यानी कि लड़का लड़की दोनों बैठे हुए कक्षा में, लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। मैंने अभी जब आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अच्छा क्या लड़कियों की तरह चल रहे हो, लड़कियों की तरह बैठ रहे हो, लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हो, क्या लड़कियों की तरह इतरा रहे हो। तो ये जो बातें होती है, जो स्टेटमेंट होती हैं, ये बेसिकली जेंडर बायसनेस को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं। यह टिप्पणी है, क्या है, जातीय भेदभाव नहीं है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण नहीं, बिल्कुल नहीं है। लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है, जी बिल्कुल। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, जेंडर क्या है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है ना। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे ये क्या है, सामाजिक संरचना है। ऑलरेडी मैंने जो है कि इस चीज को बताया। अब ये देखिए सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, है ना। चलिए, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, जेंडर बायसनेस। जेंडर प्रासंगिकता की विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, क्या जेंडर स्टीरियोटाइप, क्या करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर सी, या जेंडर बायसनेस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी।
है ना। ठीक है, कौन सी प्रभावी, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, किसके बारे में, जेंडर, हाँ पक्षपात के बारे में चर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, नहीं ये तो फिर बायसनेस आ जाएगा ना यहाँ पे, जेंडर पृथक खेल समूह पृथक, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, जेंडर पृथक बैठने की, ये भी बायसनेस। ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना या डिस्कशन करना, ये ऑप्शन नंबर ए का, ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है, छात्रों को छात्राओं के समान अधिकार देना, हाँ ये तो अच्छी चीज है, छात्रों को छात्राओं के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, छात्रों को छात्रों के समान शैक्षणिक योग्यता की समान अवसर उपलब्ध कराना, अवसर होना चाहिए, समान अवसर उपलब्ध कराना, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, है ना। तो इसमें से देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब में समानता की बात की गई है, तो सब में समानता की बात की गई, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों चीज क्या है, सही है। इस तरीके से हम जेंडर के जो प्रभाव हैं उसको कम कर सकते हैं, जेंडर बायसनेस को कम कर सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप जो सोच है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।